सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पर ऐतिहासिक फैसला लागू किया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे काफी डिटेल में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मौत की सजा के मामलों पर सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के 4 दशक से अधिक समय बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने मृत्यु दंड यानी डेथ पेनाल्टी प्राप्त कैदी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य कर दिया है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन यानी कि एक प्रिजनर है जिसको मौत की सजा आप सुना रहे हो, तो सजा सुनाते समय पहले उसकी मनोदशा चेक करो कि क्या उसका माइंडसेट है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उसको पहले आप चेक करो, उसको इवैल्यूएट करो, उसके बाद कोई जजमेंट दो। तो ये चीज अब मैंडेटरी जो है वो कर दी गई है। दोषी के लिए क्या फांसी ही एकमात्र उचित सजा है, इसका परीक्षण करते समय खंडपीठ द्वारा कैदी के आचरण पर एक रिपोर्ट की भी मांग की गई है। जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जानी है, फांसी की सजा सुनाई जानी है, तो जेल के अंदर उस व्यक्ति ने कितना समय बिताया, प्लस प्रीवियस लाइफ में वो व्यक्ति कैसा था, उसको भी एक बार आप चेक करो। कहीं उसके हिस्टोरिकल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लगातार तो नहीं थे, कहीं हिस्ट्री शीटर तो नहीं था, कहीं क्रिमिनल माइंडसेट तो का तो नहीं था। तो उसकी पहले एक रिपोर्ट देखो, और रिपोर्ट देखने के बाद जांच करो, जांच करने के बाद फिर फैसला सुनाओ। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं हमें। एक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाने से पहले उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करो कि कैसी उसकी साइकोलॉजी है, माइंडसेट उसका कैसा है। सेकंड, उसके आचरण को एक बार चेक करो कि जेल में वो कैसे रह रहा है, राइट। तो उसको देखने के बाद फिर मौत की सजा उसको देनी है या नहीं देनी है, उस पर फैसला लिया जाए। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अदालत की टिप्पणी क्या है, तो बचन सिंह मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति ललित ने, जस्टिस ललित ने मौत की सजा के मामलों में कहा था कि ऐसे मामले में अदालत की पूर्ण सहायता के लिए न केवल मामले से संबंधित सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है, बल्कि कैदी के मानसिक स्वास्थ्य की नवीनतम स्थिति को भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो अदालत ने जब टिप्पणी करी थी तो ये बचन सिंह का वर्डिक्ट सामने लाया गया, उसमें एग्जाम्पल दिया गया कि बचन सिंह मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप अगर कोई कैदी है उसको अगर आप सजा दिला रहे हो, राइट, सजा दे रहे हो, फांसी की सजा दे रहे हो, तो सिर्फ एविडेंस के आधार पर मत दो, बल्कि ये भी चेक करो कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है। क्या उसने किसी प्रेशर में आकर या साइकोलॉजिकल रीजन के कारण कहीं उसने क्राइम तो नहीं कर दिया, वो भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बचन सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट का जो केस हम लोग को देखने को मिला था 1980 का, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, तो किसी मृत्यु दंड की सजा केवल दुर्लभतम यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के आधार के मामले में दी जानी चाहिए, यानी कि इसके सिद्धांत को स्थापित किया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो हम लोग को क्राइम के केस में देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है मौत की सजा सुनानी है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में जो है वो सुनाई जाए। सो ये चीज है डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत जो है वो कहां से स्टैब्लिश हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ, तो बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उत्पन्न हुआ। हालांकि ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे आपसे, बट आप मेंस में लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि मौत की सजा सुनाई जाए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में सुनाई जाए, राइट। और सजा सुनाते समय अभियुक्तों के संबंध में उत्तेजक और गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों के तुलनात्मक विश्लेषण को अनिवार्य किया गया था। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें दो चीज फोकस की गई कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमें प्रोवोक करती है कि नहीं इसको तो मौत की सजा ही देनी है, और कौन सी ऐसी चीज है जो उसको मौत की सजा नहीं देने के लिए ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि आप बोलते हैं ना कि यार किसी को भी अगर आपको सजा देनी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो दोनों चेक करो, राइट। उसके बाद फिर जजमेंट पर आओ। जैसे कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, आंसर, मेंस का आंसर, कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर एकदम से सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही ना लिखें, उसको हर डायमेंशन पर चेक करने की कोशिश करें, उसके पॉजिटिव लिखें, उसके नेगेटिव लिखें, फिर कंक्लूड करें अपने आंसर को, राइट। तो सेम चीज यहां पर यही बताई जा रही है कि एक व्यक्ति जो है कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण, जो पॉइंट्स उसको इंक्लाइन कर रहे हैं कि उसको मौत की सजा दी जाए, और कौन से ऐसे कारण है कि जो कि उसको मौत की सजा नहीं देने के लिए हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीज सामने रखकर उसकी एनालिसिस करो और उसके बाद फिर जजमेंट दो। इस निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि अदालत के लिए अपराध एवं अपराधी दोनों की जांच करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अपराध एवं अपराधी दोनों की जांच करो। जो क्राइम जो हुआ है वो किस सर्कमस्टेंस में हुआ है वो जांच करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ किस सर्कमस्टेंस में। पहली बात तो क्या कोई ऐसी कुछ ऐसा इशू हो गया था कि जिस कारणवश है वो क्राइम हो गया, जिस कारणवश है ये घटना घट गई, या फिर उस क्रिमिनल को जो अपराधी है उसके पास्ट रिकॉर्ड को चेक करो, तब जाकर फिर फैसला जो है वो सुनाओ। तो फिर यह तय करना चाहिए कि मामले में संबंधित तथ्यों के प्रकाश में मृत्यु दंड ही एकमात्र उपयुक्त सजा है अथवा नहीं है। मतलब कि पहले क्राइम के सर्कमस्टांसेस को चेक करो, जांच करो, क्रिमिनल के पास को जो है वो जांच करो, फिर रिलेट करो, फिर ये देखो कि यार वाकई में इस केस में जो है वो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मामले में संबंधित उत्तेजक तथा गंभीरता कम करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों पर जोर दिया जाना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस मेन चीज है। सर्कमस्टेंसेस, एक व्यक्ति जो भी होता है वो अपने सर्कमस्टेंसेस के कारण होता है। आज की डेट में आप सिविल सर्विसेज के लिए क्यों मोटिवेट हुए हो? बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। आपने कुछ चीज सही है तभी आप सिविल सर्विसेज के लिए मोटिवेट हुए हो, या फिर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को आपने देखा है ब्यूरोक्रेट्स, या अपने फैमिली में किसी को एज अ ब्यूरोक्रेट देखा है तो आपको पता है कि वो पावर क्या होती है, इसलिए आप मोटिवेट हुए हो। या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि जिस घटना घटने के बाद आपको रियलाइज हुआ है कि नहीं यार, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। राइट? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राइट? तो वो एक मूवी है, बट हाँ होता है कुछ लोग इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं यार इसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, इससे तो लो, उसको भी मोटिवेशन लो। अगर ऐसा भी हुआ है तो भी कुछ भी चीज़ देखो यार, आपको अपने अंदर से जो है वो मोटिवेशन डेवलप करना है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं भी हूँ, अगर आपको कितना भी मोटिवेट करता रहूँगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ये एग्जाम जो है वो प्रॉपर 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन का है। इस दौरान मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे लेक्चर आपके लिए रिफ्रेशिंग हो। मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ वो सिर्फ ना ही सिर्फ आपको पढ़ाई प्रोवाइड कराएं, बल्कि आपको रिफ्रेश कर दें, मजा आ जाए आपको कि नहीं यार मुझे तो पढ़ाई करनी है। राइट? क्योंकि आपको लगे रहना है यार, लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन बहुत कम के लिए रहता है, कम दिन के लिए रहता है, कम समय के लिए रहता है। बट जो अंदर से जो मोटिवेशन डेवलप होता है ना, वो हमेशा रहेगा आपको। जब तक कि आप अपने गोल को अचीव ना कर लें तब तक वो रहेगा। तो हमेशा जब भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो आपसे बोलता हूँ कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, फोटो चिपका के रखो अपने दीवार पर उसकी, और जब भी पढ़ने का मन ना करे उसकी फोटो को देखो, पूरी पिक्चर जो है वो याद आ जाएगी, फिर से पढ़ने बैठ जाओगे आप लोग। ये करना जरूरी है, करना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपकी पढ़ाई पर ऑब्स्टिकल बन रही है, जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है, तो उसको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको अपनाना जरूरी है। माची सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट का मामला 1983 का है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुर्लभतम, यानी कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो डॉक्ट्रिन, जो सिद्धांत हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इस क्राइम का जो सिद्धांत है, अपराध का जो सिद्धांत है, इसको स्पष्ट किया गया है। माची सिंह वर्सेस पंजाब राज्य मामला जो हमें 1983 का देखने को मिला है, उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को स्पष्ट किया है। और मौत की सजा के मामले में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। और उत्तेजक या भड़काऊ परिस्थितियां, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की ऐसी सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गई जिसके कारण से उस व्यक्ति ने क्राइम कमिट किया, तो अपराध करने का तरीका, अपराध करने का मकसद, अपराध की गंभीरता और अपराध से पीड़ित को शामिल किया गया। यानी हर चीज चेक करनी है कि उस क्राइम का पीड़ित कौन है, विक्टिम कौन है, क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे जिसके कारण ये क्राइम हुआ। तो हर एक ऐसी सिचुएशन की जो बता रही है कि यार ये क्रिमिनल है, इसने क्राइम इस वजह से किया है, ये एक तरफ। दूसरी तरफ सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो मिटिगेट करेंगे, जो कम करेंगे, गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियां, किसी आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना कि वो आरोपी जो है वो सुधार हो रहा है, यानी कि जेल के अंदर उसका आचरण ठीक है, अच्छा है, उसकी पास्ट लाइफ चेक की गई कि नहीं यार इसने क्राइम जो है वो एक ही बार किया और शायद हो सकता है कि किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण उससे वो क्राइम हो गया। तो ये सब चीजें चेक करो, तो उसको रेदर देन फांसी की सजा सुनाने की जगह उसको लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट जो है वो दो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डेथ पेनाल्टी जो है वो उसको आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में जो है वो देनी है। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मौत की सजा को लंबा करने और पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत की क्या टिप्पणी रही है? तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के फांसी देने में देरी को मृत्यु दंड को कम करने
का आधार माना जा सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि एक व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल उसको मौत की सजा सुना दी गई है, अब जिस दिन उसको मौत की सजा सुना दी गई उस दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू। उसको पता लग गया कि अब तो वो मरने वाला है, अब तो वो मरने वाला है। अब जब इंसान जो मरने वाला होता है तो वो या तो दो चीज़ें करता है, भाई मैं इस तारीख को मरने वाला हूँ तो कुल मिलाकर पूरी हरकतें कर लूँ, जो मुझे करना है वो कर लूँ। बट प्रॉब्लम ये वो जेल में है, अब वो ना कुछ खा पी सकता है ना कुछ कर सकता है, राइट। क्योंकि मुझे अगर पता लग जाए कि मैं इस डेट पर जो है मरने वाला हूँ, मैं तो ले आऊँगा चॉकलेट शेक, मेरे अपन को चॉकलेट शेक पीना है, राइट। बट अपन को मिल जाएगा बाहर। अब वो कैदी है, वो क्या करेगा, वो परेशान, वो अपनी इच्छा भी जो है वो कुछ ना कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा वो। अब उसका दिमाग जो है वो क्या चलेगा, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, अरे मैं तो मरने वाला हूँ। उसको चक्कर आते रहेंगे दिन रात कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा। वो को देखता रहेगा बार बार अपने गले को छू के कि यहीं पे फांसी का फंदा जो है वो लगने वाला है, तो होता है। तो उससे क्या होगा, उससे उसका माइंड जो है वो वीक हो जाएगा, पागल टाइप का होने लगेगा वो डर के मारे। तो कैदी या उसके रिश्तेदार या यहां तक कि लोक भावना से भरा कोई उत्साही नागरिक इस तरह की सजा के लघुकरण किए जाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर कर सकता है। मतलब कि एक कोई भी व्यक्ति अगर उसको लग रहा है कि अरे यार इसको मौत की सजा सुनाई गई है और ये तो डिले हो रही है, मौत की इसकी सजा इसको तो दी नहीं जा रही, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इसका डेथ पेनाल्टी, आप दे ही नहीं रहे, उसको सजा सुना के उसने छोड़ दी, तो वो तो बेचारा जेल में पागल हुए जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो उससे संबंधित हो या ना भी हो तो वो याचिका रिट जो है वो फाइल कर सकता है, राइट, कि उसकी मौत की सजा को खारिज करने के लिए, कि उसको जो है वो लेस पनिशमेंट मिल जाए या फिर आजीवन कारावास जो है वो उसको मिल जाए। तो फैसले में यह कहा गया है कि मौत की सजा के निष्पादन एग्जीक्यूशन को लंबे समय तक रोकने का कैदियों पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है। कि मौत की सजा आपने दे दी और उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, लंबे समय तक रोक के रख रहे हो, तो उसका डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट जो है वो पड़ता है। इन कैदियों को उनकी दया याचिका के लंबित रहने के दौरान मौत की छाया में वर्षों तक इंतजार करने की पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और इस तरह की अत्यधिक देरी से निश्चित रूप से उनके शरीर और दिमाग पर एक दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। तो होता है ये प्रभाव तो पड़ता ही है कि एक व्यक्ति को आपने इतने समय तक उसको बोल दिया कि तुम्हारी मौत जो है वो होने वाली है और रोक के रखा हुआ है उसको, तो वो क्या करे। एक तो बाहर भी नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड में, कि चलो ठीक है वो एंजॉय कर ले, ठीक है एंजॉय करके हमने मर लिए, खा पी के मर गए हम लोग, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कम से कम उसने एंजॉय तो कर लिया। अब वो बंद है, अब उसके दिमाग में बार बार वही चल रहा है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा कि उसका माइंड सेटअप जो है वो, मेंटल स्टेटस जो है वो खराब होगा, राइट। तो ऐसी चीज़ ना हो और वो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट जो है वो ना हो, कि मतलब एक प्रकार से आप एक व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तो ये चीज़ ना हो। तो इसलिए या तो उसको मौत की सजा सुनाई, फटाक से दे दो, रोको मत, रोक रहे हो तो फिर मेंटल प्रेशर जो है वो उस पर पड़ रहा है, जो कि अगेन गलत है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो वही चीज़ जजमेंट के दौरान जो है वो कही कोर्ट ने। और इसी वर्ष उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह भी कहा कि मौत की सजा प्राप्त अपराधी की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। इससे पहले ऐसे मामलों पर बिना किसी मौखिक बहस के जजों के चैम्बर में 2 जजों की बेंचों द्वारा विचार किया जाता था। तो अब ये कह रहे हैं कि 3 जज जो है वो ओपन कोर्ट पर बैठेंगे और ओपन कोर्ट पर बैठकर जो है वो विचार विमर्श करेंगे कि इस सामने वाले व्यक्ति को मौत की सजा देनी है या नहीं देनी है। तो आज की डेट में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्य की विशालता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में निचली अदालतों द्वारा 2022 में पहले ही 50 से अधिक लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, और इसमें अक्सर प्रक्रियात्मक और मूल कानूनों का उल्लंघन किया गया होता है। इसमें वॉयलेशन होता है प्रोसीजरल का और सब्सटेंटिव लॉस का, और लोगों को मौत की सजा सुना दी जाती है, राइट। तो मौत की सजा कई बार जो है ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट कई बार कुछ लोग बेजबरन में जो है फंस जाते हैं, राइट, एक बड़े क्राइम में अननेसेसरली, सभी एविडेंसेस उनके खिलाफ होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी एक स्टेटमेंट था जिसको हमने डिस्कस किया कि एक व्यक्ति के खिलाफ भले ही पूरे एविडेंसेस क्यों ना हो, बट एक बार चेक करो उस व्यक्ति को पर्सनली, उस व्यक्ति का मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ चेक करो, उस व्यक्ति की पास्ट लाइफ इन द सेंस पुनर्जन्म, मतलब पिछले जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अभी तक जेल में आने से पहले या इस क्राइम में फंसने से पहले वो व्यक्ति कैसा था, तो उसको एक बार देखो, फिर उसके बाद फैसला लो कि उसको मौत की सजा देनी है या नहीं देनी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत में सभी अदालतों में मौत की सजा सुनाए जाने में
निष्पक्षता और अनुकूलता, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी में संतुलन लाना, बैलेंस करना आसान नहीं होगा, लेकिन अदालत द्वारा इस मामले को सीधा समाधान करने हेतु चुना जाना निश्चित रूप से उल्लेखनीय एवं सराहना योग्य है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का डॉक्ट्रिन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट, और इसका उपयोग जरूर आप मीन्स में करिएगा।